हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिए हैं वे सभी प्रश्न 17 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उससे लिए गए हैं। और जैसे ही हमारा सीडीपी कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग अन्य विषयों को भी एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है बालकों के व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन फर्स्ट है, के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। सेकंड है, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। थर्ड है, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। और ऑप्शन फोर्थ है, अव्यवस्थित और असतत होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। बालकों का जो विकास है उनका हम कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन सटीकता से नहीं लगाया जा सकता है। और साथ ही बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी अलग अलग दर से होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। सेकंड है, विकास अव्यवस्थित होता है। थर्ड है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। और फोर्थ है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आस पड़ोस, सेकंड है धर्म, थर्ड है स्कूल और फोर्थ है समकक्षीय समूह। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, जो आस पड़ोस है, धर्म है, स्कूल है या समकक्षीय समूह है, कक्षा में है, इन सबों से बच्चे अपने समाज के बारे में कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसलिए ये सभी ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रिया को समाहित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है समायोजन व समावेशन, सेकेंड है संतुलीकरण एवं संगठन, थर्ड है समायोजन एवं संतुलीकरण और फोर्थ है समावेशन एवं संगठन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, जो अनुकूलन होता है उसके बीच में क्या होता है, समायोजन व समावेशन की प्रक्रिया समाहित होती है। प्रश्न संख्या 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संवेदी चालक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के अंदर क्रमबद्धता और पलटावी का गुण आ जाता है लेकिन वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, सेकेंड है बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, थर्ड है बच्चों की आत्म केंद्रीयता दर्शाता है और फोर्थ है बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, लेव-वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि व्यक्तिगत जो वाक होते हैं ऐसा करके बच्चा खुद का ही मार्गदर्शन करता है, खुद की सोच को नियमित करता है। अगला प्रश्न है, लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है उपयुक्त इनाम देकर, सेकेंड है सख्त सजा देकर, थर्ड है मदद की मात्रा व इसके स्वरूप में बदलाव करके और फोर्थ है उन्हें ब्लैकबोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, लेव-वाइगोत्स्की ने मदद को, यानी जो सहायता हम लोग दे रहे हैं उसे ही पाड़ कहा था या फिर सहायता कह सकते हैं या फिर स्कैफ फोल्डिंग भी कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? ऑप्शन फर्स्ट है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, सेकेंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, थर्ड है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास और फोर्थ है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, क्योंकि उसको डर है कि हम अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो शिक्षिका हमें बाहर नहीं जाने देंगी, यानी एक तरीके से हमें दंड देंगी। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। सेकंड है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। थर्ड है, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। और फोर्थ है, बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। हमसे कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि जो है वो एक स्थिर तत्व नहीं है, या फिर इसमें विशिष्टता नहीं है। इसमें बुद्धि बहुत प्रकार का इन्होंने बताया है, जैसे 8-9 प्रकार का बांटा है, कोई एक स्पेशल प्रकार इन्होंने नहीं कहा है कि एकल तत्व है, एकाकी है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। सेकंड है, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। थर्ड है, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। और फोर्थ है, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो हम लोग जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में दोनों ही एक्टिव रहते हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन ए, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तर्क है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, ए और जो आर है यानी कथन और तर्क है वो दोनों ही गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर उनमें कोई ऐसी विशिष्ट क्षमता आ जाती है कि लड़के जो हैं वो मैथ्स और साइंस में अच्छा कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती। तो ये दोनों ही बात बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ऑप्शन फर्स्ट है, पाठचर्या का लचीलापन। सेकंड है, पाठचर्या का मानकीकरण। थर्ड है, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। और फोर्थ है, पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। तो देखिए एनईपी जो 2020 है इसमें पाठचर्या को लचीला करने की बात कही गई थी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। सेकंड है, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। थर्ड है, मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना। और फोर्थ है, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, केवल लेबलिंग करना उसको उसकी योग्यता के आधार पर, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है मूल्यांकन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? ऑप्शन फर्स्ट है, बैठने की व्यवस्था। सेकंड है, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना। थर्ड है, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना। और फोर्थ है, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, जहां पर बच्चा ज्यादा एक्टिव है, जहां वो खुद सक्रिय है, वो ऑप्शन हमारा अच्छा होता है। केवल याद करना, स्मरण करना या फिर शिक्षक निर्देश देगा और बच्चा चुपचाप आज्ञा का पालन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है, इतना और इतना को जमा करो यानी ऐड करो। सेकंड है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? थर्ड है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। और फोर्थ है, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। यहाँ पर कम करना होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ हमारा, क्योंकि देखिए हमें हमेशा बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसका एक से ज्यादा उत्तर हो सके, केवल एक ये नहीं हो सके। इसको अगर हमें जोड़ने को कहा जाए तो ये तो बच्चा सिंपल जोड़ देगा, लेकिन इन कारणों पर प्रदूषण कैसे फैल रहा है, इसको कैसे कम करना है, इस पे वो अलग अलग विचार रखेगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। सेकंड है, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को
हतोत्साहित किया जाता है। थर्ड है विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं। और फोर्थ है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूहों में बांटा जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। हमें केवल कुछ ही विद्यार्थियों को समाहित नहीं करना है बल्कि सबों पर ध्यान देना है और विभिन्नता को हतोत्साहित नहीं करना है। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा होगा कि आकलन में विभिन्न विभेदीकरण होना चाहिए, यानी एक ही तरीके से हम आकलन नहीं करेंगे, सबों की जरूरत पूरी हो इसलिए उसका अलग अलग तरीका अपनाएंगे। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है मन में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। सेकंड है प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। थर्ड है विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। और फोर्थ है विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। हमसे पूछा जा रहा है कि किससे बचना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड। प्रभावी संस्कृति पर ही हमें केवल ध्यान नहीं देना है कि जो ज्यादा प्रभावी है हम केवल उस पर ध्यान दें, बल्कि हमें सबों पे ध्यान देना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है गुणज वैकल्य, सेकंड है लेखन वैकल्य और थर्ड है वाचन वैकल्य और फोर्थ है गति समन्वय वैकल्य। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। यह डिसलेक्सिया का पहचान है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। लेखन वैकल्य में बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होता है और गुणज वैकल्य में उसे गणितीय समस्याओं को समाधान करने में प्रॉब्लम होता है। अगला प्रश्न है गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। सेकंड है विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंपों और लिफ्टों से समतल करना। थर्ड है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना और फोर्थ है बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो अगर हम लोग समतल कर देंगे तो यह तो और भी अच्छी बात है, और विद्यार्थियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अगर अनुकूलन करेंगे तो यह भी अच्छा है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा कि गतिक दिव्यांगता यानी जिसे चलने फिरने में समस्या है, वैसे छात्रों के लिए अगर हम ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं को या फिर पुस्तकालय को अगर लेके चले जाएंगे तो या फिर उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, ये हमें नहीं करना है। प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है उच्च क्रम समस्या समाधान, सेकंड है अभिसारी सोच, थर्ड है नवाचारी प्रयोग, फोर्थ है जिज्ञासा की प्रबल भावना। तो हम लोग जानते हैं कि सृजनात्मकता में अभिसारी सोच नहीं बल्कि अपसारी सोच होता है, इसलिए अभिसारी सोच इसका सही आंसर होगा। यह इसकी विशेषता नहीं है, यानी सृजनात्मक विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है अभिसारी सोच। अगला प्रश्न है किसी विशेष विषय वस्तु को समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है स्मृति सहायक विधियां लागू करना, सेकंड है संगठनात्मक चार्ट बनाना, थर्ड है असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना और फोर्थ है मानसिक चित्र का उपयोग करना, यानी माइंड मैपिंग का बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। हमें असंबद्ध शब्द प्रस्तुत नहीं करना है, जो भी होने चाहिए वो पाठ से संबंधित होने चाहिए। हमारा जो चैप्टर है, जो संदर्भ है उससे संबंधित होना चाहिए, असंबद्ध शब्द को हमें प्रस्तुत नहीं करना है। अगला प्रश्न है जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जटिल और व्यापक, सेकंड है मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, थर्ड है अव्यवस्थित और असंगठित, फोर्थ है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, मौजूदा ज्ञान से जुड़ा हो, यानी वर्तमान में हमारे पास जितना नॉलेज है उससे अगर जुड़ा हुआ चीज हमें सिखाया जाए तो हम बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुभवात्मक शिक्षा, सेकंड है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, थर्ड है समावेशी दर्शन और फोर्थ है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। हमें गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम नहीं बनाना चाहिए, या फिर हम पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को शामिल न रखें जो कि गैर प्रासंगिक हो, जिसका कोई मतलब ही न हो। तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। विफलता का मतलब यहाँ असफलता से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है। सेकंड है बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। थर्ड है बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। और फोर्थ है बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न है, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण। सेकंड है उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण। थर्ड है संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण। और फोर्थ है उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड। हमें कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हमें असतत उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना है, बल्कि वो सतत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिसंज्ञान। सेकंड है स्मृति सहायक विधि। थर्ड है भ्रांति। और फोर्थ है अभिप्रेरणा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट अधिसंज्ञान, जिसे हम लोग मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं। अधिसंज्ञान का मतलब होता है अपने ज्ञान के बारे में, अपने विचारों के बारे में जानना ही अधिसंज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? ऑप्शन फर्स्ट है आरोपण। सेकंड है नकल। थर्ड है समस्या समाधान। और फोर्थ है निष्क्रिय ध्यान। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। ये जितने भी स्टेप दिए गए हैं वे सभी समस्या समाधान के चरण हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। तर्क है यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों ही सही हैं। बच्चों की जो भ्रांतियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उन पर चर्चा करना, उनकी खोज करना सार्थक है हमारे बारे में, और उसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बारे में फिर हम सोचेंगे कि बच्चे गलतियां क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और फिर उसको हम लोग ठीक करेंगे। तो यही ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसीलिए सही होगा। अगला प्रश्न है, डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है? ऑप्शन फर्स्ट है गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। ऑप्शन सेकंड है गतिविधि को महत्व दिए जाने पर। थर्ड है उन्हें सफलता मिलने पर। फोर्थ है उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। गतिविधि को अगर उनकी महत्व न दिया जाए तो उनमें बोरियत महसूस होगी। मान लीजिए आप कहीं पर भी सिंगिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जैसे नाटक कर रहे हैं। अब उसमें आपने नाटक किया और आपकी जो प्रदर्शन है उस पर किसी ने तालियां नहीं बजाई, कोई वाहवाही नहीं कर रहा है, कोई उस पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यानी ना तो आपकी आलोचना हो रही है, ना ही आपकी अच्छाई हो रही है, कोई आपको प्रोत्साहित कर रहा है, तो ऐसा होने पर क्या होगा? उनको बोरियत महसूस होगी। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। सेकंड है गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। थर्ड है विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना। और फोर्थ है अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित फीडबैक नहीं देना है। ये नहीं कहना है कि तुम तो बिल्कुल गधा हो, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसा हमें नहीं प्रतिपुष्टि देना, ऐसा फीडबैक नहीं देना है। उनके काम पर केंद्रित होनी चाहिए, उनके जो वर्णनात्मक शैली है उस पर होना चाहिए, तुलना हमें नहीं करना है। इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन फोर्थ हमारा गलत है, क्योंकि हमसे पूछा गया है अनुचित तरीका है, यानी गलत तरीका है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।